अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 बरस की उम्र में आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुकूमत की जानिब से कौमी हीरो की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की गई है। इस मौके पर कौमी परचम सरनिगूं रहा। भारतीय शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख़ानदान 1947 में बर्रे सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। हॉलैंड की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री, जबकि बेल्जियम की एक यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री ली। इसके बाद अब्दुल कदीर खान ने एम्स्टरडैम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री ज्वाइन की। 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत पाकिस्तान मुंतकिल हुए तो उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें यूरेनियम अफसुदगी के मंसूबे का इंचार्ज बना दिया। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने और दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए डॉक्टर खान ने शबाना रोज़ मेहनत की। ये डॉक्टर AQ खान की काविशों का समर ही था कि मई 1998 में भारतीय एटमी धमाकों के सिर्फ 18 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की वजह से उन्हें मोहसिन पाकिस्तान के लक़ब से याद किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें 2 बार निशान इम्तियाज़ और 1 मरतबा हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। आज ये अजीम शख्सियत अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दिफाई तौर पर यकीनन हम अब काबिल शिकस्त हैं। आज नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से हम नाकाबिल शिकस्त हैं। मगर दाखिली मामलात का रुख करें, मुल्क के अंदर हालात क्या हैं, क्या कौम तरक्की कर रही और आगे बढ़ रही है, इस पर बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमोबेश तमाम ही मामलात पर सींग फंसाए बैठे हैं। कोई एक दिन नहीं, कोई एक महीना नहीं आगे गुजरता कि तरक्की की बात कर ली जाए। कोई अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम में आज एक ऐसे पैनल को मदऊ किया है जो पसे पर्दा हक़ाइक़ तक बराह रास्त रसाई रखते हैं। खबर के पीछे खबर क्या है, इस पैनल से बेहतर कोई नहीं जानता। आज इस पैनल से हम बहुत से हक़ाइक़ के पीछे के हक़ाइक़ पर बात करेंगे। चेयरमैन नैब की पोजीशन पर एक शख्सियत की मौजूदगी हुकूमत की जिद है या फिर ज़रूरत है? मामलात वक्त से पहले बहुत ही खुश असलूबी से तय हो सकते थे। नज़ाकत वक्त की थी या नीयत की खराबी? नैब के अलावा भी कुछ मामलात पसे पर्दा और हैं और सामने का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। क्या ये मुतालबा अपोजिशन के उमूमी मुतालबे की तर्ज का एक बयानी मुतालबा है? मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर की खामोशी के बाद फिर मुतहर्रिक हैं। इस हरकत में कोई बरकत है? आज पैनल से जानेंगे क्या सब वैसा ही है जो दिख रहा है या फिर सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहिब हैं, सना बुच्चा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, फरिया इदरीस साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जानने की कोशिश करते हैं इन तीनों से कि ये जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, गुज़िश्ता हफ्ते से ख़ास तौर पर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ढके छुपे हो रही है, खुले अंदाज में हो रही है, क्या अपनी अपनी पोजीशन को क्लियर किया जा रहा है, हो क्या रहा है? भट्टी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो इस पर आ जाइए कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ की एक मुलाकात रही और उसके बाद जो बयानात दिए गए, अपोजिशन कुछ कर तो रही नहीं अब तक, जो दिखाई देता है। करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ उनसे होता नहीं। इलेक्शन का मुतालबा कर दिया गया, साथ ही हुकूमत को ये भी कहा कि बस अब वक्त नहीं है और आप ये हैं और आप वो हैं। कोई ठोस स्ट्रेटेजी उनके पास मौजूद है या खाली ढोल बजा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ख़बरों का ज़्यादा पता ही नहीं होता। आपने इंट्रो गलत कर दिया, आपके दोनों गेस्टों को पता होगा। पहले तो मोहसिन पाकिस्तान, अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर के दर्जात बुलंद करे, आमीन। हमारे मोहसिन जब जिंदा होते हैं ना, कहता है ना, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाएंगे अजाज के साथ। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाऊँगा। एक जो मौजूदा वज़ीर है, मैं अभी उसका कुछ बयान पढ़ा था मुशर्रफ दौर का, बाहर बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी। अच्छा, जहाँ तक ये आपका ख्याल है कि कल जो मुलाकात गालबन हुई, क्या नाम था उनका यार, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी इतला ये है कि शहबाज शरीफ ने अपनी इंटरनल पार्टी इलेक्शन का कहा, क्योंकि वो ना मोहतरमा मरियम नवाज उन्हें बड़ा टफ टाइम दे रही हैं आपको या मुझे,
समझने में गलती हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन का कहा है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन का तो ख़त्म कराने का तो वो गालबन जब पीडीएम बनी थी बड़ा जोर लगा के साथ फिर वो मुतालबा ना करते, वो ऐलान कर देते। मुतालबा किसे किया फिर? देखिए, ऐलान करने की पोजीशन में है नहीं, बज़ाहिर वो सदर है। अच्छा, लेकिन हुक्म गालबन वाइस प्रेसिडेंट होते तो 8-10 हैं, लेकिन मरियम हावी आ चुकी है। जब वो कहे, शहबाज शरीफ कहें कि हमने पार्टी पॉलिसी के तहत एक्सटेंशन का वोट दिया है, तो वो कहें मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। कहता गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, यहाँ वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। ये तो खैर मोहतरमा से पूछेंगे। मेरी इतला है उन्होंने, क्योंकि अब पार्टी में लड़ाई है विरासत की, तो शायद मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई एम नॉट। आपको अपोजिशन में कोई दम नहीं लग रहा है? वो तो बड़ी मुस्कुराहटें शुरू हैं, जैसे बयानात दिए जा रहे हैं। मैं फिर सना की तरफ जाती हूँ, मैं उनसे। आप सना साहिबा की तरफ जरूर जाएं। हाँ। मैं भी उठ के जाता हूँ। हाँ। क्योंकि 3 सालों में तो उन्होंने 1001 डेट दी हुकूमत के जाने की, आर पार। कल बेचारे अकेले मौलाना साहब एफर्ट कर रहे थे ना, ऑपोजिशन तो उनके मुताबिक से जुड़ती नहीं है। चूरन बेचने वाले थे। साहब तो अंदर थे, काफी देर अंदर रहे। अंदर क्या, मरियम साहब जलंधर थी। लाहौर में शहबाज शरीफ के कंटेनर की फुटेज मैंने बनाई हुई है जिसपे उन्होंने बैठना था, बैठे नहीं। इस तरह ना करें। देखिए, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। ये इसका मतलब है कल की मुलाकात से कुछ नहीं निकलना है। कल की मुलाकात बेमायने थी। देखिए, पीडीएम बनी, इस्तीफे लेने निकले, फिर इस्तीफे देने के दावे किए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जिलाई सतह पे एहतजाज के ऐलान किए, फिर मुल्क भर में जलसे किए, फिर लॉन्ग मार्च का किया, नहीं हो सकता, फिर धरने का किया, फिर मार्च का कह दिया, फिर लॉन्ग गुआचे का कि नहीं। वो तो कह रहे हैं 5 महीने बाद मार्च आ रहा है, तो मौलाना साहब की मार्च में तबीयत खशाश विशाज हो जाती है, वेदर चेंज हो जाता है। मुझे सर्दी में ना मैं भी बड़ा ठरसा जाता हूँ, यूं चूजा बन जाता हूँ। तो मौलाना साहब को तो वैसे भी ज्यादा सर्दी है। अच्छा सना साहिबा, गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी हफ्ते में जो अदालती दरखास्त दी मरियम बीबी ने, उसके अंदर वो जो टाइमिंग की बड़ी बात की जा रही है, साथ ही इस हफ्ते की जो डेवलपमेंट दिखाई देती है, क्या ऑपोजिशन अपने आप को पूरे एतमाद जाहिर करने की कोशिश करते हुए हुकूमत पर दबाव डाल रही है, वाकई किसी हवाले से पूरे एतमाद हुई है? देखिए, ऑपोजिशन से आपकी मुराद क्या है? मतलब ऑपोजिशन वो 11 जमातों का मजमा तो रहा नहीं जो पीडीएम जिसको हम कहते थे। ऑपोजिशन से आपकी मुराद नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIFA है, अब तो बाप पार्टी भी आप कह दीजिए ऑपोजिशन में ही आ रही है। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त तो जो भी रूलिंग सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है उसको हम ऑपोजिशन ही का नाम दे सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे मुस्लिम लीग नवाज का पूछ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका एक 3 एक्ट का प्ले है। पहले एक्ट में ये लोग बरसते हैं, गरजते हैं, गालियां देते हैं, नाम लेते हैं, धुआंधार तकरीरें करते हैं। दूसरे फेज में इनको पता चलता है जी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तेज हो गए हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी मुफाहमत की बात होती है, ट्विटर खामोश हो जाता है, लोग बोलते नहीं हैं, मरियम नजर नहीं आती हैं। फिर तीसरा एक्ट है कि जब पता चलता है जी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ जो डीलिंग हो रही थी उसका कुछ हासिल तो निकला नहीं है, फिर एक और चीज शुरू हो जाती है। और ये जो चीज शुरू होती है ना आयशा, इसका मकसद कुछ नहीं है, इसका मकसद कुछ भी नहीं है, कि किसी के पास भी कुछ नहीं है। तो ये कल जो इन्होंने बात की है फौरी इंतखाबात की, देखिए मरियम का जो केस है और जो उन्होंने जो अपना केस जमा कराया भी है, उसमें बहुत संगीन इल्जामात हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात के नामों के साथ हैं। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर वो एक लड़की, एक निहत्ती लड़की इस हद तक जा सकती है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये कम अज कम मुस्लिम लीग नवाज से हटकर एक बात है कि अपना दिफा कर रही हैं वो, और अपनी बात पर वो डटी हैं। कम अज कम उनकी कॉल और फेल में तजाद नहीं है। हाँ, उनकी खामोशी और बोलने में तजाद है, उनकी खामोशी और बोलने के टाइमिंग्स हैं, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि तो सरा साहिबा इसी नुक्ते पे रुकते हैं। कॉल और फेल में तजाद नहीं है, मगर खामोशी और बोलने में, तो मतलब इसका मतलब है कुछ सिंक कर रहा है उनके पास भी कहीं। वही बात जो वो खुद भी कहती हैं कि मज़ाहिमत करेंगे तो मुफाहिमत होगी, वो भी सिंक करती हैं कहीं ना कहीं। देखिए ना, यही बात है ना जी जी बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। तीसरा जो फेज आता है ना आयशा, वो यही आता है कि हम तो कोई, हमारे में मसला ही नहीं है, हमारे तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, हम एक ही खानदान है, चचा बेटी के सर पर हाथ रख रहे हैं, भतीजी जो है चचा के घुटनों को हाथ रख रही है, तो ये हमजा मरियम के साथ खड़े हैं, वो उसके ऊपर हाथ रख रही है। तो ये सब ऑप्टिक्स जो हैं ये हमें दिखाने के लिए किए जाते हैं। और देखिए, जाहिर है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी नजर आती है, और जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त बागडोर संभाले हुए हैं नून लीग की,
और जाहिर है कि नून लीग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये स्टैंड ना लेने की पोजीशन में हैं, क्योंकि आयशा देखिए ये बयानिया नहीं है, ये एक पोजीशन है और ये टफ पोजीशन है जिसमें बाजू मरोड़े जाते हैं, धमकाया जाता है, उठाया जाता है, लटकाया जाता है, बेटियों के नाम खत आए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत टैक्टिक्स आजमाए जाते हैं, इसलिए सब कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, और उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में खुद डाला है। ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कोई मकसद नहीं इस ऑपोजिशन का। फरिया साहिबा ये फरमाइएगा कि क्या इस वक्त जो ऑपोजिशन है, नून लीग स्पेसिफिक क्योंकि बड़ी जमात है, पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन लीडर इनके हैं, आपके ख्याल में कि क्या अब 3 साल बाद जो गुज़िश्ता रोज की मुलाकात रही, ये फिर एक ऑप्टिक ही है कि महंगाई के खिलाफ हम मार्च करेंगे या जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, और मरियम नवाज को एक सेपरेट पर्सनल इशू को अलहदा करते हुए ऑपोजिशन में कोई दम है, नहीं है, या कोई चीजें सिंक कर रही हैं ऑपोजिशन के एतमाद के पीछे? आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो डॉक्टर कदीर के लिए सारी कौम ने उनको खराज तहसीन पेश किया, और यकीनन आज एक अफसोसनाक दिन था। हमारी कौम के हीरो हैं और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे फेजेस भी हैं हमारी हिस्ट्री में जिसके ऊपर आज हमने सोशल मीडिया पे बहुत सवालात भी उठते हुए देखे। लेकिन एक बात जो हमारी रिपोर्टर्स ने हमें बताई वो ये कि अगरचे स्टेट फ्यूनरल का भी कहा गया और बड़ी तादाद में, मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लोग इकट्ठे खुद ही आ गए, बहुत बड़ी तादाद में लोग फैसल मॉस्क में। उसके बावजूद जो अरेंजमेंट थी वो काफी बेहतर हो सकती थी। माजी की बहुत सारी, हर नेशन के अंदर तल्ख बातें होती हैं, तल्ख अफवाह होते हैं, उनको आज बड़े बिफिटिंग तरीके से भुलाया जा सकता था अगर इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट बेहतर हो जाता। यकीनन लोगों के दिलों में बेतहाशा मोहब्बत थी, लोग आए हैं, खुद ही से आए हैं, मगर खुद ही से चले गए हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं मिल सकी स्टेट की तरफ से। तो दैट इज वन थिंग जो मैं कहना चाहती थी। जहां तक बात है ऑपोजिशन की, अभी भट्टी साहब ने और सना ने दोनों ने बात खोल कर दी है। ये मामला मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी इतना संजीदगी से ले रहा है। इलेक्शन के हवाले से तमाम पार्टीज का एक आप समझने की पॉलिटिकल स्टांस होता है, एक उनके डिमीनर होता है। दोनों तरफ से हमें सब जमातें नजर आ रही हैं कि वो इलेक्शन 5 साल के बाद ही की तैयारी में मसरूफ है। जितनी पॉस्चरिंग है वो उसी हवाले से हो रही है। लेकिन यकीनन ऑपोजिशन की भी जंग है कि मेन ऑपोजिशन कौन है, कौन सी जमात होगी नेक्स्ट इलेक्शन में। सो ये जो मेन रन है ये लगता मुझे ऐसे पोजीशन 2 के लिए हो रहा है बजाय से कि पोजीशन 1 के लिए हो रहा है। साथ ही साथ आप देख लें कि बिल्कुल PMLN के अपने अंदर बहुत सारे मामलात इस वक्त तय होने वाले हैं। लेकिन जो एक किस्म की आप समझें कि सो कॉल्ड एनार्की या इंतशार है, उसमें मुझे बहुत सारा मेथड भी नजर आता है। इस तरह भी नहीं है जिस तरीके के नजर आता है। यकीनन इख्तलाफात भी हैं, यकीनन जो है जंग भी है बयानिया की, लेकिन उसके बावजूद जो फाइनल गोल है वो PMLN का, उसमें मुझे इकट्ठे ही नजर आते हैं। सिर्फ क्यों मुख्तलिफ टाइम पे मिलती है कि अभी आपकी बारी है स्टेज पर जाने की, अभी आपकी बारी है, लेकिन ओवरऑल जो मंजिल है जो फरिया साहिबा थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिएगा। जो सना बात करती कि वाकई बयानिए की जंग नून लीग के अंदर है, या जो मरियम नवाज का केस है या पोजीशन है वो एक सेपरेट पर्सनल उसको पोस्चर लिया जाए, उसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं? देखिए PMLN की तो शुरू से इसमें मेरा मौक़िफ़ बाकी मौके जो बहुत सारे लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ रहा है कि जो मामला अदालत में होता है या आप बाहर की डेमोक्रेसीज में देखें तो पार्टी लीडरशिप को उसको अलग ही कर देना चाहिए। लेकिन PMLN में ऐसे नहीं हुआ। हुकूमत में भी जिस वक्त थे उसके बाद भी बड़े लंबे अरसे तक इसको जो कि शख्सियात के केसेस थे उनको पार्टी के खिलाफ जंग बनाकर ही लड़ा गया और उसका खुमियाजा भी भुगता गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली बयान आया है मरियम नवाज का कि ये मेरी और नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं, इनको पार्टी से अलग कर दिया जाए, आई थिंक वो वाज़ेह शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और उस हवाले से अब ये नजर आ रहा है कि जो पार्टी के अंदर बड़े अरसे से एक कंफ्यूजन थी वो खत्म भी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम इस गुफ्तगू में पहुंचे कि ऑपोजिशन जो है वहां कोई मकसद नहीं दिख रहा, कोई संजीदगी नहीं है, ना लेने की जरूरत है, ऑप्टिक्स हैं। अब आते हैं कि हमें फिर मुस्तकिल एक सियासी अदम इस्तेहकाम या बहरान की सूरत क्यों नजर आती है। भट्टी साहब, अवामी मैंडेट से आई हुकूमत 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं, एक सफ़े की बात बहुत की जाती है, मगर एक के बाद एक इदारे के साथ कोई ना कोई मसाइल। अभी चेयरमैन नैब पर मैं फोकस करती हूँ, एक शख्सियत को लेकर इतना जोर और जिद, वजह क्या है? देखें, आपकी सुपरस्टार एंकर साहबान ने, मोहतरमा सना बुच्चा साहबा और फरीहा साहबा ने फरमाया कि अपोजिशन पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या मौलाना है। नहायत अदब एहतराम से मैं इनसे इख्तलाफ राय की जसारत तो कर ही नहीं सकता, जिंदा भी रहना और सांस भी लेना है।
वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन, उसकी महंगाई, उसकी टीम की करप्शन, ला कानूनियत, बैड गवर्नर्स, आवाम से किए हुए झूठे वादे हैं। मरियम नवाज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं, 3 दफा ताकतवर हलकों से राब्ते में आके चुप हुई, 3 दफा, 3 टाइम्स। सही में मैंने बचपन में समोसे बेचे हैं बगैर चटनी के, लेकिन थोड़ी सी जर्नलिज्म भी की है, रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं। 3 दफा जिस बंदे ने डील कराई, मजबूरन कहेंगी तो उसका नाम भी अर्ज कर दूंगा, लेकिन उनकी तरफ से तरदीद आई। ये कोई हालिया राब्ते हुए भट्टी साहब, वो जुबैर साहब वाले किस्से के बाद? देखिए, मरियम साहिबा ने 2 दफा खुद फरमाया था जब शहबाज शरीफ साहब के बारे में राब्ते में चली, उन्होंने कहा कोई किसी से राब्ता नहीं कर सकता, यहाँ नवाज शरीफ या मुझसे राब्ता करें। ये बयान भी उनका मेरे रिकॉर्ड में पड़ा है। बात इस वक्त, ये वाहिद अपोजिशन है जिसकी पोजीशन ही कोई नहीं, इनका काम था NRO लेने का। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, मेरी इतला के मुताबिक जनवरी में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने यूके जाना था, ये मामला तय थे। उसी लिए उनके जब उनके मोबाइल पे फोन करते थे फिर आता था जवाब, फिलहाल जवाब मसूल नहीं हो रहा। हालांकि मैंने 2 दफा कहा उनकी एक सेक्रेटरी को कि मैं इजी लोड करा देता हूं, इन्हें के बैलेंस रख लें। अच्छा। क्योंकि वो डील का हिस्सा था, डील का हिस्सा था। तो वो वजीर आजम तो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा ना, NRO पे बात होगी, बार बार वजीर आजम साहब ने सैकड़ों हजारों मरतबा कहा, लेकिन NRO मांगने वाले का एक दफा नाम नहीं लिया। मेरी इतला, हो सकता है NRO मांगते हो उनसे, लेकिन मेरी इतला में नहीं लिया। गुजारिश है, पहले बयानिए की जंग थी। हाँ। अब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की उम्र गालबन 73 है, शहबाज साहब प्लस हो गए हैं 70, दोनों की सेहत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र दराज करे। अब जिसके पास मुस्लिम लीग की क़यादत जाएगी, इज लाइक मरियम नवाज साहबा के पास चले जाए या हमजा शहबाज के साथ 25-30 साल उसको सियासत में, वो तो अब इनका मसला है। अभी तो आप कह रहे हैं वेटेज ही नहीं है इनकी, जिनके पास सारा वेट है, हुकूमत है, जरा उधर आए। वो जो चेयरमैन नैब का मामला है, वहां पर एक शख्सियत पर इतना जोर, वो भी मुतनाज़ शख्सियत, और हुकूमत का बयानिया है एहतसाब का, जिस पर वोट लेकर आए हैं। देखिए, एहतसाब का नारा लगाने को लगा दूं, मैं कहूं लाहौर में चबुर्जी चौक में जो जहाद खड़ा है वो आज के बाद आपका हुआ तो हो जाएगा, मेरे कहने से क्या है। उन्होंने ये कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, होगा। उन्होंने कहा था बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े तो फलां पता नहीं कौन होगा। कहता तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना। थोड़ा समझा तो देना कि जरूरत क्या है इस चेयरमैन नैब की, वो जो ऑर्डिनेंस लाया गया है। ये सियासत में एक ही उसूल है, इसमें उसूल कोई नहीं होता। देखिए, इस चेयरमैन को, सर ये मुल्क चल रहा है आईन और कानून के नीचे, ना कानून है ना आईन है, मुल्क चल रहा है। बात नहीं करी, मैं हुकूमत की बात कर रही हूं। अपनी राय है, इख्तिलाफ राय तो जानदार निशानी है ना, इसमें गोली क्यों मार रही है मुझे? मुल्क चल रहा है, लेकिन आईन और कानून लफ्ज ना कहे। देखिए, ये चेयरमैन को लगाया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। मकाफात अमल देखे, सियासत का देखे, इनको पसंद आ गए। अच्छा नहीं, उस वक्त इमरान खान साहब कह रहे थे ये गलत बंदा है, इसका एक रियल स्टेट का टाइकॉन दोनों तरफ से ग्रंटर था मौजूदा चेयरमैन साहब का। इमरान खान उस वक्त मुखालफत करते रहे, और जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने लगाया आज उसके ये मुखालफ है, और जवेद के हमायत में। इसका मतलब है सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। सिलेक्टेड एहतसाब नफरत को जन्म देता है। इसी वजह से आपकी किसी भी बड़ी सियासी जमात, चाहे वो नून लीग हो, उसकी लीडरशिप का पीपल्स पार्टी, उनसे एक पैनी बरामद नहीं हुई, तो इसको तुसी देने की वजह क्या है? मुझे नहीं समझ आ रही। हो सकता है हालांकि नवाज शरीफ को लेकर इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान कोई तकरीर नहीं छोड़ते जिसमें उनको याद ना करें कि वो सब कुछ लेके चले गए, मगर बरामद कुछ नहीं हुआ अब तक। सरा बुच्चा साहिबा, नैब ऑर्डिनेंस की जरूरत, यानी ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं मगर कवानीन में तरमीम की जरूरत की तो अपोजिशन भी बात करती रही, मगर इस वक्त जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इस सियासी बहरान जो हमारी पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं हो पा रही है, आपके ख्याल में ये हुकूमत के इंटेंट पे जो बात की जा रही है कितना वैलिड है, या ऑपोजिशन को साथ चलना चाहिए इसको कानून बदलने की तरफ लाने के लिए? आपने शुरू में कहा कि मेरे पास तो कोई खबरें नहीं होती हैं, आप तब से तो खबरें ही दे रहे हैं, ओपिनियन तो कहीं आया नहीं आपकी। हम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, थोड़े से बेस्ड ऑन फैक्ट्स बात करते हैं। भट्टी साहब, खबरें तो आपके पास होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आप ही के पास तो होती हैं। हमारे आजकल तो सना भट्टी साहब ना शेर व शायरी में खबरें डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर आपकी नजर से भी गुजरे। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, वो बिटवीन द लाइन्स गुफ्तगू करते हैं भट्टी। तो आ जाते हैं जी, एक पेज की बात हम कर रहे थे, तो आपको ऐसा आयशा पता होगा कि अगर आपके पास किताब है और उसके पेजेस होते हैं, वो जो एक पेज होने का हमें जम है, तो वो जो एक पेज होता है जब बरसात होती है, सीलन आती है, तो आपने देखा होगा पेज को दीमक लग जाता है,
और इस पेज को दीमक लग गया। अब दोनों तरफ से दो हाथों ने उसको पकड़ा हुआ तो है, लेकिन देखिए जो पिंडी से हवाएं चलती हैं इस्लामाबाद जाती हैं, जो इस्लामाबाद से हवाएं चलती हैं पहाड़ों तक जाती हैं तो तूफान लाती हैं, वो तो कुछ भी ला सकती हैं, किसी के लिए कोई भी पैगाम ला सकती हैं। नैब की तकर्रुरी का मामला है, आपको भी पता है कि एक नोटिफिकेशन और भी एक हस्ती के लिए आना है, वो अब तक जारी नहीं हो सका है। तो मुल्क तो जाहिर है कि अभी नोटिफिकेशंस या ऑर्डिनेंसेस पे ही चल रहा है। इस चीज से कता नजर के PMLN की नीयत क्या है, PTI की नीयत क्या है, किसको NRO चाहिए, किसको NRO नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो जस्टिस साहब हैं जावेद इकबाल साहब, वो खुद एक जस्टिस हैं, उनको कानून और आइन का आई एम श्योर पढ़ा भी होगा, सर से पैर तक वो कानून से वाकिफ भी होंगे। तो अगर वो कानून पे थोड़ा सा जोर दें तो खुद ही वो कहेंगे कि भाई मैं तो आईनी और कानूनी तौर पर एक्सटेंशन मुझे मिल ही नहीं सकती। देखिए एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब को मिली थी 5th जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर, ये कोई 6th जनरेशन वॉरफेयर लड़ना जा रहे हैं जिसके लिए इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। या तो ऐसा है तो हमें बता दिया जाए तो हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, जिस तरह हमने बाजवा साहब के टाइम पे कहा था कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन का मामला है, इनको पता है कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, थोड़ा सा कानून पढ़ लें तो मेरा ख्याल है वो खुद ही इस जगह से माजरत कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं आयशा। तो आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन अदालत में जाके चैलेंज करेगी? बार्स की जानिब से भी कहा गया है कुछ इरादा ऑपोजिशन ने अब तक फैसल वावडा की सेनेटरशिप को चैलेंज किया है क्या? उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ कोई सबूत? मैंने गैर जरूरी बात कर दी है, मतलब ऑपोजिशन है ही नहीं है, माजरत मैंने गलत सवाल कर दिया। ऑपोजिशन है ही नहीं, ऑपोजिशन क्या करेगी? देखिए ऑपोजिशन तो खान साहब ने की थी जो दिन बिल्कुल वेरी ट्रू, और मेरी एक क्लिप लेकर कोर्ट जाके उनका एक रिजॉल्व था, जब तक मैं इनको नाअहल ना करार दे दूं मैं सोऊंगा नहीं। और खान साहब का रिजॉल्व को सलाम है कि उन्होंने अचीव किया। ये लोग क्या लोग हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में तो जिक्र नहीं करते। पैंडोरा पेपर्स का इतना तमाशा आया, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद आपने सुना फैसल वावडा का नाम है, खुसरो बख्तियार का नाम है, शौकत तरीन का नाम है, 2 को हम सेनेटर्स बनाने जा रहे हैं। क्या ये उसको रोक सके? क्या ये किसी भी चीज को रोक सकते हैं? ये मतलब ये चाहते हैं सहाफी इनका केस लड़ दें। NCA की रिपोर्ट आई तो वो कह रहे थी फलां मुर्तजा, वैसे वाकई शिकवे यही होते हैं, लड़ दें, आप सबूत ला दें। ठीक है, बड़े वैलिड क्वेश्चन आपने उठाए हैं सना, बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए। मैं फरिया को इसमें शामिल एक बात शेख रशीद अहमद साहब ने कल ये फरमाया था, कल या परसों की बात है, उन्होंने फरमाया कि वो नून लीग रोते हुए बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, 3-4 सहाफियों को छोड़ के जो रिपोर्टर्स के सामने अपने आंसू बहा लेते हैं। तो ये बात बहुत कड़वी और सच्ची है। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ। फरिया साहिबा की तरफ चलते हैं। फरिया साहिबा, एक बीच में एक नोटिफिकेशन का जिक्र आया, मैं नैब पर आने से पहले आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, कुछ ज्यादा बेहतर, ये भी वहां से कमेंट और रिमार्क्स कुछ सहाफियों की तरफ से आए कि चाय की प्याली में तूफान, कुछ वुज़रा का भी कल बयान आया। क्या आपके ख्याल में मामलात सेटल डाउन है, बिला वजह तूफान, या चाय की प्याली में तूफान का मामला है? बेहतर बता सकती है जहां आप हैं। अच्छा, खबरों की बात हो रही थी तो उसमें मेरा भी ये क्वेश्चन है कि भट्टी साहब तो सबसे ज्यादा खबरें देते हैं फॉर श्योर, और मेरे प्रोग्राम में बैठ के आज से आई थिंक 3 दिन पहले उन्होंने ये खबर दी है कि ये NRO हो चुका है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान, और उनकी खबर है, ये भट्टी साहब की खबर है। अच्छा फरीहा माफी चाहता हूँ, आपने तो गुस्ताखी नहीं, अच्छा मैं मानता हूँ, मैं आपने तो गुस्ताखी नहीं समझी, आपने तो मेरी बात को तो नहीं समझा, आपको तो मैं मेरा हरा मार्जन लेके अर्ज कर सकता हूँ। दूसरी मोहतरमा ने कह दिया, अब तो उनका नाम भी नहीं लूंगा, मैं डर गया हूँ भाई, नमाज रोजा फर्ज है तो जान बचानी भी फर्ज है। नहीं भट्टी साहब, हम सिर्फ आपकी खबर को कोट करें, और शो में 3 है इस वक्त। भट्टी साहब आप अकेले, भट्टी साहब कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ गए। इस तक भट्टी साहब आप है सुपरस्टार इस शो के, और कोई नहीं। अच्छा फरिया सवाल की तरफ आइए। जो नोटिफिकेशन को कहा जा रहा है चाय की प्याली में तूफान, आप कहेंगे कि चाय की प्याली में तूफान, और फिर नैब वाले मामले पे मुझे बताइएगा कि जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो तब्दीली की बात है, ये अपने आप को NRO दे रही है ये हुकूमत, जो कुछ इस पे कहा जा रहा है, मतवाजी अदालतें और तमाम फैसलों को तहफ्फुज़ जो कर लिए गए हैं? बिल्कुल अपने आप को NRO दे रही है, अपने मिनिस्टर्स को, अपने तमाम की तमाम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको NRO दे रही है, मगर साथ साथ में ऑपोजिशन को भी दे रही है। हमने एक पूरी लिस्ट चलाई थी कौन कौन से केसेस डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। ये चेयरमैन नैब बेचारे तो वैसे हर वक्त लाइमलाइट में आ जाते हैं, लेकिन जो ये पूरा ऑर्डिनेंस है इसमें चेयरमैन नैब के साथ साथ बहुत सारी तरमीमें हैं जो डायरेक्टली आपके नैब के दायरे को इफेक्ट करनी है और इसको एक टूथलेस इदारा बनाने जा रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको चेयरमैन नैब भी यही वाले चाहिए, कोई खास वजह यकीनन है कि आपको यही चाहिए, जबकि शहजाद अकबर साहब बरमला कह चुके हैं कि कानूनी तौर पर ये किसी भी तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप उसको तब्दीली लाकर एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल कर इनको कंटिन्यू भी करवाना चाहते हैं।
और करवाना चाहते हैं तो उसका मतलब उन्होंने जबरदस्त काम किया होगा। मगर जो उनके पास पावर थी आप उसको भी कर्टेल कर रहे हैं, और वो काम क्या किया है वो हमें तो नजर नहीं आता, क्योंकि ये हमने जरूर सुना है कि इनके टेन्योर में जितनी रिकवरी हुई है वो पहले कभी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप केसेस सारे उठा के देख लें, एक लिस्ट निकाल लें उनकी और बताएं कि कौन सा ऐसा केस है जो हतमी तौर पे नताइज दे गया है या जिसका आपको कोई बाकायदा नजर आया है कि नतीजा निकल गया है। बल्कि अब जो तरमीम आ रही हैं उनके बाद वो केसेस जो इस वक्त केस चल रहे हैं नैब में, जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन सब के मामलात क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तरमीम फिर क्यों लाई जा रही हैं, अगरचे बड़ा जबरदस्त काम चेयरमैन नैब ने किया है। एक बात जो सना ने की कि यकीनन ये बात एतजाज एहसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी कह रहे थे कि जो भी लॉ मेकर्स हैं या लॉ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, इसमें लॉ क्या कहता है और बड़े वाज़ेह तौर पे इस राइटिंग ऑफ द वॉल के आगे क्या होगा। बट मुझे लगता है कि जस्टिस जावेद इकबाल बेचारी, पता नहीं मैं बेचारा कहना चाहिए कि नहीं, I'll take this word back, वो क्या कर सकते हैं हम सबके सामने वैसे सना ने बताया था अभी क्या कर सकते हैं कि आइन और कानून में है ही नहीं गुंजाइश, तो उनको खुद से कहना चाहिए, हट जाना चाहिए। क्या कुछ कहने की पोजीशन में हैं, क्या वो कह भी सकते हैं कुछ समझ? वैलिड क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता उनके पास कोई इतनी ज्यादा। फरिया साहिबा हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और वो कुछ कह सकते नहीं और हुकूमत का एहतसाब का नारा और बयानिया, क्या हुकूमत को कोई मार्जिन दे पाएगा? भट्टी साहब, सना बुच्चा और फरिया हमारे साथ है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जहां गुफ्तगू खत्म हुई तो फरिया साहिबा भट्टी साहब बार बार बेचारे चेयरमैन नैब कहते कि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, मगर मैं यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो पनामा आया था, अगर आपको याद हो, उस वक्त उनका मुतालबा किया था और अप्रोच किया थी इस पनामा और ऑफशोर को लेकर, वो सुनिएगा फिर पेंडोरा पे आते। भट्टी साहब, ऑपोजिशन में होते बेंचमार्क्स कुछ और थे, आज वो कौम की तो जरूरत ही नहीं कि कौम की तरफ से क्या, वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी काबीना के लोगों के नाम आए और उन्होंने अपने नीचे एक सेल बना लिया और वो खुद फैसला करेंगे सही और गलत का। देखें आयशा, बड़ी बदकिस्मती है, हम जब अपोजिशन में कोई भी जमात होती है और रसूल होते हैं, इक़्तिदार में आते साल ही बदल जाते हैं। मैंने कमो बेशतर 10 इलेक्शन एज ए रिपोर्टर कवर की हैं, मुझे नहीं याद किसी ने सच बोला हो। मैं खुदा ना खास्ता किसी को झूठा नहीं कह रहा, एक मेरे पे और एलिगेशन लग जाए, मतलब है अनबिलीवेबल यू टर्न लेते हैं। और दूसरी बात ये जो तरमीम आर्डिनेंस से आई हैं, फरीहा दरीस साहबा हैं, क्योंकि इनका नाम है, बगैर हेलमेट पहने ले सकता हूं, मुझे इनसे डर नहीं है। फेज 7 में हुकूमत और अपोजिशन के चंद लोगों की ऑर्डिनेंस पे बात हुई, कौन कौन सा केस ड्राफ्ट करना है। ये क्या बेवकूफ समझते हैं, हम थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि साफत आजाद तो है नहीं, हमें अब गाने पढ़ते हैं, गजलें पढ़नी पड़ती है, लतीफे फेक न्यूज का आपने खौफ ही इतनी मेरी इशारा पे तलवार रखी है, मैं क्या खबर दूं। वाकई डर गए? बिल्कुल डर गया, तभी शेर व शायरी पे चले। मैं मुशर्रफ से भी डरा था, 87 दिन उसके खिलाफ जुलूस निकाला था, 3 दफा खून था, वो सारी उम्र खून। मीडिया सबसे ज्यादा आजाद है आज के दौर में। जमहूरी हुकूमत में जमहूर नहीं होती। इसी नवाज शरीफ की हुकूमत में 98 में जांगड़ 24 सफ़ों की बजाय 1 सफ़े पे आ गया, 3 दिन भूख हड़ताल की, सीधा मैं अस्पताल गया। ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे? ये भीख में लिया अपने आजादी के साफत। इसमें कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है, सिर्फ खाली गुफ्तगू नहीं है, कोड़े हैं, जेलें हैं। अब उस एहतसाब का क्या होगा? चेयरमैन नैब तो बेचारे हैं, ये इनका क्या करना है? पनामा और पेंडोरा का बेचारे थे ना बेचारे हैं, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, अच्छी बात है। रिमोट कंट्रोल में जब तक सेल मजबूत होंगे तो मूवमेंट रहती है। मुझे बताएं, उन्होंने खुद फरमाया था मालम जप्पा का केस मैं खोलूंगा, लोगों को गिरफ्तार करूंगा, कहां है वो? फाइल गुम गई। फाइल गुम नहीं, फाइल नहीं गुम गई, याददाश्त चली गई। कुछ बातों में याददाश्त जाना बेहतर होता है, क्योंकि ज्यादा हालात से आगाही भी तकलीफ फिर तो ओहदे के लिए बंदा सूट नहीं करता, ये ना कि फाइल ही गुम गई होगी। नहीं, फाइल अच्छा, BRT की कहां गई? इमरान खान साहब ने खुद रिंग रोड का कहा था कि इसमें करप्शन है, उसमें कमिश्नर आज भी अंदर है। और ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों को NRO मिल चुका है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि अपोजिशन के कितने लोगों को क्लीन चिट मिलेगी।
ये नैब ने 3 साल ड्राई क्लीन का काम किया है। यही शहबाज शरीफ साहब, यही मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब कहते फिरेंगे कि इमरान खान ने 3 साल जोर लगा लिया, 4 साल हम में क्या निकला, हम क्लीन चिट लेके निकले। देख ले वक्त आने वाला है, क्योंकि अब बारी थी इस हुकूमत की। इस हुकूमत में जितने छिक्के चौके लगे हैं ना, साहिवाल में एक मिल थी, टेक्सटाइल मिल, उसे कमर्शियल कर दिया गया। मुझे नहीं पता, खुदा ना खास्ता मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कि उसकी 60 करोड़ रुपए थी तो उसमें 60 करोड़ कहां गया, मुझे क्या पता कहां गया। इतने अमीर लोग हैं, करोड़ों रुपए आते जाते हैं। आज नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी टेक्सटाइल मिल थी, उसे पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई, उस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबर ने इतराज लगाया, उसको भी रिमूव कर दिया गया, फिर डीसी को नवाजा गया। मैंने ये एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब में ना सीक्रेट एक्ट लगता है ना तौहीन अदालत लगती है। तो इस मुल्क में अब जितने इन्होंने छिक्के मारे हैं, करप्शन की है, करप्शन खत्म नहीं हो गई भाई? मेरी तो राय हो रही है। मैं कब कह रहा हूं मेरे पास सबूत नहीं है, कल से मुझे कहीं सबूत दे। पहले से ज्यादा हो रही है, दलेरी से हो रही है, बहादुरी से हो रही है, क्योंकि इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून और है, कमजोर के लिए और है। ये मेरी कल भी राय थी। ताकतवर ने खुद को एनआरओ दे दिया है। सना बुच्चा साहिबा, पनामा आया तो स्टैंडर्ड्स और थे, पेंडोरा आया तो 700 शुरफा के नाम आ रहे। हर बात में कभी डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें, कभी भारत की मिसालें, महंगाई लो तो उसमें मिसालें। वो जो हमसे 5 गुना ज्यादा आबादी रखते हैं, वहां 300 नाम आते हैं या 700 नाम आ रहे हैं, और वजीर आजम साहब अपने नीचे सेल बनाकर खुद से अब क्लीन चिट देंगे क्या लोगों को? आयशा, एक तो पहले पूछे आरिफ हमीद भट्टी साहब से, उनको पता था मैं प्रोग्राम में आ रही हूँ? क्योंकि मुझे तो पता था कि आरिफ हमीद भट्टी साहब आ रहे हैं। नहीं, काबिले एहतराम है, अल्लाह जानता है सना बुच्चा काबिले एहतराम है। मैंने वैसे ही थोड़ा सा ना, क्योंकि आजकल इन्हें भी पता है सहाफत कितनी आजाद है, तो लाइटर करने के लिए बात इधर उधर कर ले, तो मुझे यकीन है कि आप अगर कोई गलती भी इधर उधर कर, मुझे तो आपने ऐसी खूंखार ड्रैकुला बना दिया बैठे बैठाए। अच्छा ठीक। आयशा, अब आपका सवाल क्या है कि आप ये कह रही हैं कि जमहूरियत और सॉरी, मैं पनामा और पेंडोरा को कंपेयर कर रही थी कि हमारे यहाँ एहतसाब के बयानिए पे ये हुकूमत आई है। बताती हूँ कि पनामा और मैं आपको यही बता रही हूँ कि पनामा और पेंडोरा में फर्क सिर्फ इतना था कि पनामा में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने का शायद तरीका वारदात हो सकता था। इस पेंडोरा के पेपर्स में शायद खुशनसीबी है खान साहब की, और उनकी ईमानदारी, उनकी सदाकत, उनकी अमीन होना, उनका सादिक होना उनके काम आ गया है। लेकिन देखिए, सादिक और अमीन कोई लाइफ टाइम गारंटी के साथ नहीं आता, आपको उसको हर साल रिन्यू करा लेना चाहिए। और खान साहब ने कोई इधर उधर पैसे हेरा फेरी नहीं की होगी, लेकिन उनके जो काबीना में मेंबर्स बैठे हैं उनके लिए कौन कह सकता है कि उन्होंने कभी हेरा फेरी नहीं की? खुसरो बख्तियार साहब, क्या पिछले 12 साल 15 साल से हम उनका नाम नहीं सुन रहे चीनी कमीशन में, चीनी रिपोर्ट में? और मुझे बता दीजिए किसी भी कमीशन का इस मुल्क में आज तक क्या हुआ है? हमूद और रहमान कमीशन से लेकर JIT को छोड़ के, सिवाय इसके पानामा में जिससे कोई काम किया है, चीनी कमीशन, करप्शन कमीशन, ऑयल एंड गैस कमीशन, किसी ने भी क्या कर लिया मुझे बता दीजिए। तो प्लीज ये 3 लोगों को रख के और ये हमें बताना कि हम इतने अच्छे हैं कि हमने ये 200 अरब देखें JKT लेके गए तो हमने उनको भी निकाल दिया और हमने तो ये भी कर दिया। भाई नुकसान तो आपने करवा दिया, करप्शन तो आपके दौर में हो गई, तो साफ चली, शफाफ चली, करप्शन के साथ तहरीक इंसाफ चली। मतलब ये तो कोई अजीब सी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सादिक और अमीन होने का दावा खान साहब करते हैं, करते रहें, ताहयात करते रहें। उनको ये ताहयात लाइसेंस मिल गया है, वो बिल्कुल करते रहे, लेकिन उनके लिए जिन्होंने हुकूमत और काबीना उनको बना के दी है, उनमें ज़रा प्लीज़ देख लें कि सर से पैर तक कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी काबीना का हिस्सा रह चुके हैं। खान साहब ने तो सादिक और अमीन लाने थे, इनमें से कौन सादिक है, इनमें से कौन अमीन है? मैं सब पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, लेकिन आयशा आप भी जानती हैं कोई दोहरी शरीयत पे झूठ बोलता है, कोई अपने असासजात पे झूठ बोलता है। और ये वो लोग हैं जो जिस तरह फैसल वावडा साहब ने, ये देखिए पॉलिटिशियंस का मसला बड़ा क्यों होता है? पॉलिटिशियन का मसला ऐसे ही बड़ा होता है कि वो 2 दफा झूठ बोलते हैं। एक, वो अपने टैक्स रिटर्न में झूठ बोलते हैं, दूसरा वो अपने कागजात नामजदगी में झूठ बोलते हैं। तो वो 2 दफा झूठ बोलने वालों को हम अपनी काबीना का मेंबर बनाते हैं और उसके बाद हम उनका टीवी इंटरव्यू लेते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी भी इज्जत करें। तो ये सिरे से ही गलत बात है। दूसरा बहुत बड़ा जो फर्क है आयशा, जो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूं, इनमें कुछ जनरल्स के नाम भी हैं पेंडोरा पेपर्स में। क्या आपने और मैंने इस पे प्रोग्राम किया? तो जिस चीज को आपने एक मुल्क में बता दिया कि इस मुल्क में करप्ट सिर्फ सियासतदान है, तो फिर आप उसी के पीछे पड़े रहेंगे। कौन और करप्शन कर रहा है, कौन और करप्शन नहीं कर रहा है, आयशा आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो ये सबको पता है कि क्या हो रहा है, हकीकत क्या है सबको पता है। लेकिन
तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये मतलब यहाँ तो बात आ गई, वो दो नहीं एक पाकिस्तान का बड़ा नारा था, तो हम तो बोलने से भी गए। नहीं देखिए इमा वो ठीक कह रही हैं, बदकिस्मती ही ये है कि हर ताकतवर की ख्वाहिश और जिद का नाम कानून और सच बन जाता है हर दौर में। सही, मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ हमारे साथ, आज फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। मतलब है कि मतलब आप ये तो बहुत ही मायूसी ना फैलाएं हमारे साथ। फरिया साहिबा, अभी ऊपर जब बात नैब ऑर्डिनेंस की हो रही थी तो आपने खुद कहा कि खुद को खुद ही एनआरओ दे देने वाली बात है ये। अब मैं अगर ये पेंडोरा बॉक्स की बात करूं कि पेंडोरा पेपर्स की बात करूं तो इसके नीचे भी खुद से सेल बनाकर और अपनी ही वजारतों में बैठे जो लोग हों उनके नाम आ रहे हों और आप खुद से उनको क्लीन चिट दे रहे होंगे, तो पीटीआई की हुकूमत का सबसे बड़ा जो चार्म था या जो चीज बेची गई पब्लिक को, अवाम को, यूथ साफ था, अकाउंटेबिलिटी थी, इंसाफ की बात थी। क्या अब ये हुकूमत 3 साल बाद जहां खड़ी है कितना माजी पे डालेगी? इनका जो तरीकाकार है, जो तर्ज अमल है, क्या इनके रास्ते आसान करेगा? अपने हाथों अपने बयानिए को मौत की घाट उतार रहे हैं। आयशा, आपने अभी एक सवाल किया था कि पेंडोरा पेपर्स में और पैनामा लीक्स में क्या फर्क था, एंड आई थिंक ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है। उसका जवाब जो है वो बहुत ही तकलीफ दे है और तल्ख भी है, मगर उसका जवाब ये है कि दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। सिर्फ एक फर्क ये था कि उस वक्त इमरान खान साहब डट गए थे और उन्होंने हर तरीके से जाकर उस मामले को उठाने की कोशिश की, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब के जो खिलाफ पूरा का पूरा हमने देखा कि केस हुआ, फिर उसमें से वो उनको सजा हुई, उनकी हुकूमत तो रही लेकिन वो खुद चले गए। तो ये जो पूरा रिजल्ट निकला, मगर उसमें और भी बहुत सारे नाम थे ना, सिर्फ नवाज शरीफ का नाम, बल्कि वो तो कहते उनका नाम ही था, उनके बच्चों का था या उनकी फैमिली का था। उन लोगों के खिलाफ जो क्या हुआ हमने कुछ देखा। अब जब यही बात पूछते हैं पीएमएलएन से, जो आज आवाज कुछ 2 दिन की उन्होंने आवाज उठाई है इस पूरे पेंडोरा पेपर्स के ऊपर, तो वो कहते हैं कि नहीं, बाद में इन्हें 3 साल हो गए, इन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये हकीकत है कि उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जैक्टली वही हम रेप्लिका देख रहे हैं अभी भी। ठीक है, सेल बना दिया, जो भी कर लिया, लेकिन एज सच ना उस वक्त उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ था सवाए शरीफ फैमिली के, ना आज हुआ। हैविंग सेड दैट, मैं उस बयानिए के बिल्कुल भी साथ नहीं हूं जहां पर कहा जाता है कि अब हर कोई करप्ट है तो सिर्फ एक को क्यों पकड़ो। जिसको भी पकड़ सकते हैं करप्शन पे पकड़ना जरूर चाहिए। एक जो हम बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि तकलीफ भी होती है मुझे वो देखकर कि हम जब बात करना शुरू करते हैं कि देखिए ये भी तो करप्ट है, वो भी तो करप्ट है, वो भी तो करप्ट है, तो एक इंतहाई कंफ्यूजन हम अपनी यंगस्टर्स को भी देते हैं और एक बड़ी मायूसी आती है सब में। सारी दुनिया भी करप्ट हो जाए, उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि करप्शन की अब इजाजत दे दो। उसके बावजूद हम ये आवाज उठाएंगे कि करप्ट को पकड़ें, और जो भी गलत काम कर रहा है उसको गलत कहना यही मीडिया का काम है और ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो करप्शन के बयानिया का मुझे इस वक्त नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो पीटीआई होगी। सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाएगी वो पीटीआई उठाएगी, और किसी को उसका वो नुकसान नहीं होना, क्योंकि सबसे ज्यादा नारे भी इन्होंने लगाए थे, सबसे ज्यादा वादे भी इन्होंने किए थे। एंड यस, अगर एक करप्ट सोसाइटी सस्टेन करती है तो उसमें हर पाकिस्तानी का नुकसान है, लेकिन पॉलिटिकली सबसे बड़ा नुकसान थी। मैं ना यहाँ पर क्लोजिंग की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कि ये हुकूमत बता क्या रही और हो क्या रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं। एक बात ऐड कर दूं, मैं एक बात ऐड कर दूं, छोटा सा जुमला। मैंने कहा एक पनामा और पेंडोरा में एक फर्क ये भी था कि वो मरियम नवाज का क्लिप नहीं मौजूद ना, अभी इमरान खान का या कोई फैसल वावडा का क्लिप मैं इंटरव्यू करके निकालती हूँ। बिल्कुल जरूर निकाले, अगर वो आपको मुयस्सर हो तो एक ऐसा क्लिप आना चाहिए। गंडापुर साहब ने अवाम को मशवरा महंगाई पे क्या दिया, और आज कुछ बड़ी अच्छी बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की, वैसे तो दोहराई हैं लेकिन गुफ्तगू है इससे बहुत रिलेट करती हैं तो उसको ऐड करेंगे। पहले गंडापुर साहब का मशवरा मैं पूछूंगी, वैसे आपने अमल किया किसी ने? सुनवाइए जी। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपने बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूँ आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूँ तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? भट्टी साहब, हमने ऊपर एहतसाब इंसाफ की खूब बात कर ली, ये मशवरा है कौम को महंगाई पे। आपने वैसे 9 दाने कम किए या 9 नवाले? हम हैं बेहिस, हमें गोली मार देनी चाहिए। साफत तो पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए कि कोई सारा गंद पड़ रहा है। मैं इन्हें कह रहा हूँ मोहतरम अमीन गंडापुर साहब को, आपने 100 निवाले नहीं, आपने तो 9 निवाले नहीं छोड़े, उसमें से क्या लेना है हमसे? वो यार हो सकता है आपके लिए 9000 निवाले होते हों,
आपने 70% पॉपुलेशन के लिए एक खाने में 9 निवाले की खरीदने की सकत नहीं छोड़ी। आपके 4 बच्चे हैं, 30,000 तनख्वाह है, मां कैंसर की मरीज है, बाप अस्पताल में है, 30,000 तनख्वाह है, 12,000 किराया है, 1,300 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, 500 रुपए गैस का आ रहा है। वो 9 निवाले कैसे खाएगा 6 बंदे? बहरहाल ये हाकिम वक्त है, ये जो मर्जी कह ले, क्योंकि हम तो फेक न्यूज से हरासमेंट फैला रहे हैं। महंगाई है ही नहीं, हम झूठे हैं सारे, हम वाजिबुल कत्ल है। ये छोड़ दे इनकी बातें, ये जवाब है बात करने का। करते हैं और आज वजीर आजम साहब ने जो अनबिलीवेबल है कि ये लोगों की तजलील किस तरह करते हैं कि चीनी में 9 दाने कम कर दे, अखलाकियात और तरबियत पर बड़ा जोर दिया है कौम की। सर अगर हमारे लीडर्स की जो जबान, लबो लहजे, गुफ्तगू का अंदाज है, अक्रॉस द बोर्ड जो कोई गुफ्तगू होती है, इस कौम की अखलाकियत और तरबियत तो इन्हीं गुफ्तगू और इन्हीं चीजों से। 2 सेकंड इसके बाद मैं माफी चाहूंगा। देखिए, अच्छी गुफ्तगू तो दीवारों में भी लिखी होती है, किताबों में, उनकी इज्जत करना शुरू कर दूं मैं। अमल, हाँ, जिसका अमल अच्छा होगा, मुझसे गलती हुई उससे माफी मांगूंगा। आप देखें, अगर अमल करते हैं तो फिर ठीक है, अमल करते हैं, अमल ही सवालिया निशान है। सना साहिबा, अभी ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई, हम जितनी गुफ्तगू, क्यों मैं ये सवाल रख रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ रिलेट कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा ताकतवर कभी इंसाफ नहीं चाहता, वो NRO चाहता है, मदीना की रियासत के उसूलों पर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। 3 साल गुजर गए, जो वो कह रहे हैं उस सब की तलाश है। ये किसी को बता रहे हैं, कोई किताब पढ़कर हमें सुनाई जाती है, अमल तो नापैद है। देखो आयशा, आई नो आपका इस वक्त का मैं जो रैप दिस अप वेरी क्विकली। देखें, जो अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की, ये पहले भी उनके कुछ ऐसे लोग हैं पेशावर में, आधी रोटी खा लो, फलां कर लो, ये कर लो, ये तो बहुत आसान है। देखें, इमरान खान साहब ने कहा था सुकून कब्र में है, तो आप ये क्यों नहीं कहते एक चुटकी भर जहर ही खा लो और मर जाओ, ताकि पॉपुलेशन भी खत्म हो जाए, अवाम भी खत्म हो जाए, महंगाई भी खत्म हो जाए। महंगाई को मारने का एक अच्छा तरीका लेकर आएंगे, महंगाई को मारने के लिए अवाम को ही मार दो, क्योंकि ये यही कर सकते हैं और इनसे यही तवक्को है। लेकिन देखिए आयशा, जो सबसे मुश्किल और सबसे डेंजरस कार्ड होता है ना, वो मजहब कार्ड होता है। ये सरसरी सा कुछ पढ़ के आ जाते हैं, कभी रूहानियत पे आ जाते हैं, कभी ये हमें सूफियाना कलाम सुनाने लगते हैं। उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं मुझे उज़्बेकिस्तान के इतना इल्म है जितना उज़्बेकिस्तानियों को भी नहीं है। तो मतलब खान साहब की तो ये आदत है। अगर सरसरी तौर पर उनको ये बता ही दिया गया है कि एक दुनिया में एक खत्म होगी, आखिरत आएगी, तो खान साहब को मैं ये बताना चाहूंगी कि खान साहब, आखिरत में फैसला होना है कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन सजा का हकदार है, कौन जजा का हकदार है, किसको जहन्नुम मिलेगा और किसको जन्नत मिलेगी। ये यहां डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे वो इलेक्शन कमीशन को जहन्नुम रसीद कर दिया, फलां कर दिया। प्लीज, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। आप अच्छा दीन, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, इसका अजर आपको अल्लाह ने देना है, इंसानों ने तो देना नहीं है। तो प्लीज इसलिए इस बात को, इस मजहब कार्ड को इस्तेमाल करना बंद करें कि सब्र करें, शुक्र करें, हमें ऐसे रहनुमा मिलते हैं जिस तरह के हमारे अमाल होते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। फरिया इदरीस साहिबा, आपकी तरफ आखिर में आते हुए, इल्जाम, हमारा मजहब इल्जाम को लेकर क्या कहता है, हम इस मुल्क में क्या सुनते हैं? मैं भी अभी की बात, क्योंकि जाहिर बात है जब कोई हुकूमत होती है उसके ऊपर बोझ ज्यादा होता है, उसको अपने अमल से बताना है कि मैं माजी से कितना मुख्तलिफ हूं, ना कि माजी से अपने लिए दलील ढूंढनी है कि पहले ये भी हुआ। जब इमरान खान साहब ऐसी गुफ्तगू करते हैं, आज फिर उन्होंने कहा मगरिब के हवाले दिए, इंसाफ का निजाम मजबूत है, कानून की बालादस्ती है, मदीने की रियासत, मगर अमलन चीजें मुख्तलिफ हैं। तो क्या माशरा क्या सीखेगा, अवाम क्या देखेगी, यूथ क्या देखेगी कि कहो कुछ करो कुछ, तो ये जाने का तरीका है। काबीना में जैसे लोग बैठे हो वैसे करप्शन के केसेस आए और सबको क्लीन चिट हो, यूथ और अवाम क्या सीखेगी, मैं और आप क्या देखेंगे, क्या हो रहा है? आशा, अगर रिलीजन का मामला बड़ा सेंसिटिव है, उसको साइड पर ही रखना चाहिए। हम सियासी तौर पर उससे बात कर सकते हैं। अगर मदीना की रियासत का ख्वाब देखती है एक जमात, तो ये एक बड़ा नोबल ख्वाब है, मैं उस पर कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। जरूर ख्वाब देखें, लोगों को भी दिखाएं, लेकिन जो आपने कहा है कि प्रैक्टिकल जो आप करके दिखा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उसके ऊपर मेरी तो हैसियत नहीं है कि मैं रिलीजियस तरीके से उसके ऊपर कोई भी नुक्ताचीनी करूं। वो बहुत सारे आपको मजहबी स्कॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन सियासी तौर पर आपने गंडापुर साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया था, एक इंतहाई इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है और वो अकेले नहीं है। अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स आप देखें जो ऐसे ही आई है, और उन स्टेटमेंट्स की रोशनी में हमें यही पता चलता है कि पूरा जबरदस्त किस्म का निजाम चल रहा है। गांव देहातों में लोग बहुत अमीर हैं, सिर्फ ये कुछ सैलरी तबका है जो हम मीडिया में मौजूद हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है, और हम शायद पैट्रियोटिक नहीं है, इसलिए हम हर वक्त बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। और एक के मशवरा किया, बल्कि राय का इजहार है कि किसी तरीके से काबीना के लोगों को वजीर आजम साहब वो क्लासेस देनी शुरू करें जो आवाम को पहले देना शुरू करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।